ये वाली वीडियो के अंदर हम ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट यानी कि स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया के बारे में देखने वाले हैं, जो कि सभी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया के अंदर चार मेन स्टेज होते हैं। सबसे पहला होता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, दूसरा होता है स्टेज ऑफ डेलीरियम, तीसरा है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड चौथा है स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप ये वाला वीडियो जाके देख लीजिए, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हमने एनेस्थीसिया को एकदम बेसिक डिटेल में डिस्कस किया है। यानी कि एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, एनेस्थीसिया हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, एनेस्थीसिया कितने टाइप्स के होते हैं और एनेस्थीसिया हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से काम करता है। ये सब के सब डिटेल हमने अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। वीडियो के अंदर अब हम वापस आते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया के बारे में। These stages start from beginning of anesthetic inhalation. Pain is progressively abolished. Patient remain conscious. Patient can hear and see, and this stage feels a dream-like state. Amnesia developed by the end of this state. Reflexes and respiration remain normal. In this stage, some minor operation can be performed. अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ एनाल्जेसिया की, तो जैसे ही डॉक्टर पेशेंट के बॉडी के अंदर इनहेलेशन रूट के जरिए जनरल एनेस्थेटिक को एडमिनिस्टर करते हैं, वैसे ही सबसे पहला स्टेज यानी कि स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेज के अंदर पेशेंट के बॉडी के अंदर जो भी पेन होता है, जो भी दर्द का फीलिंग होता है, ये धीरे धीरे अबॉलिश होना यानी कि धीरे धीरे गायब होना चालू हो जाता है। इस स्टेज के अंदर पेशेंट होश में रहता है, यानी कि पेशेंट कॉन्शियस रहता है, पेशेंट को सब कुछ अच्छे तरीके से सुनाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन ये स्टेज में पेशेंट को ऐसा लगता है कि पेशेंट एक सपने में है, पेशेंट को ये जो स्टेज है एकदम ड्रीम लाइक लगता है। इस स्टेज के खत्म होते होते तक पेशेंट के बॉडी के अंदर एमनेसिया डेवलप हो जाता है, यानी कि पेशेंट का जो मेमोरी है वो धीरे धीरे लॉस होना चालू हो जाता है। इस स्टेज के अंदर पेशेंट के बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं और पेशेंट के बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन है, ये दोनों के दोनों नॉर्मल रहते हैं। इस स्टेज के अंदर कुछ डॉक्टर कुछ छोटे छोटे ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करते हैं। Next stage is stage of delirium. This stage begins when the person loses consciousness. Excitement is seen in the patient. Patient may shout, patient may struggle and hold his breath. Muscle toll increase, jaws are tightly closed, breathing is jerky, vomiting, involuntary micturition or defecation may occur. Heart rate and blood pressure may rise and pupil dilate due to sympathetic stimulation. No operative process carried out during this stage. जैसे ही पेशेंट के बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस लॉस होना चालू होता है, यानी कि जैसे ही पेशेंट धीरे धीरे बेहोश होना चालू होता है, वैसे ही पेशेंट सेकेंड स्टेज यानी कि स्टेज ऑफ डेलीरियम में पहुंच जाता है। इस स्टेज के अंदर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइट रहता है, यानी कि इस स्टेज के अंदर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा शाउट करता है, काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है इस स्टेज के अंदर पेशेंट को। इसी स्टेज के अंदर पेशेंट अपने ब्रेथ को, अपने सांसों को भी रोक लेता है कुछ टाइम के लिए। पेशेंट के जो जॉज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, यानी कि पेशेंट के जो जबड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। जो मसल टोन है पेशेंट का वो भी इंक्रीज हो जाता है, ब्रीदिंग भी एबनॉर्मल हो जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो वोमिटिंग करने लगते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो इनवॉलेंट्री टॉयलेट करने लगते हैं, यानी कि पेशेंट को इनवॉलेंट्रली यूरिनेशन या फिर डेफिकेशन होने लगता है। इसी स्टेज के अंदर पेशेंट का जो हार्ट रेट होता है और जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी राइज होना चालू हो जाता है। पेशेंट के जो आंखों के प्यूपिल है वो भी डायलेट होना चालू हो जाता है ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। इस स्टेज के अंदर डॉक्टर किसी भी टाइप का ऑपरेशन या किसी भी टाइप का सर्जरी नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि ये ऐसा स्टेज होता है जिसके अंदर पेशेंट के बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी वजह से डॉक्टर इस स्टेज के अंदर किसी भी टाइप का ऑपरेशन या किसी भी टाइप के सर्जरी को परफॉर्म नहीं करते हैं। Next is surgical anesthesia. As the anesthetic dose increases, deep breathing starts and the patient passes into third stage. The purpose of this stage is to ensure the patient is relaxed, unconscious and not in pain during surgery. This stage is divided into four different planes. Plane 1, roving eyeballs, the respiration is full and regular, blood pressure and pulse rate is normal. Plane 2, loss of corneal and laryngeal reflexes,
Plane 3, pupil starts dilating and light reflexes is lost. Plane 4, intercostal paralysis, shallow abdominal respiration, dilated pupil, blood pressure is low and all the secretion are completely abolished. जैसे ही डॉक्टर पेशेंट के बॉडी के अंदर जनरल एनेस्थेटिक के डोज को बढ़ाना चालू करते हैं, वैसे ही पेशेंट थर्ड स्टेज यानी कि सर्जिकल एनेस्थेसिया स्टेज के अंदर पहुंच जाता है। इस स्टेज के अंदर पहुंचते ही पेशेंट काफी गहरे सांस लेना चालू करता है, यानी कि पेशेंट के बॉडी के अंदर हमें डीप ब्रीदिंग दिखना चालू हो जाता है। इस स्टेज का मेन एम होता है पेशेंट के बॉडी के पूरी तरह से रिलैक्स करना, यानी कि पेशेंट के बॉडी के अंदर एक रिलैक्सेशन वाला इफेक्ट प्रोड्यूस करना। साथ ही साथ इस स्टेज का मेन एम होता है पेशेंट को पूरी तरह से कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश करना, और जो पेन का फीलिंग होता है उसको भी कुछ टाइम के लिए खत्म करना। ये जो थर्ड स्टेज है ये अगेन 4 डिफरेंट प्लेन में डिवाइड होते हुए हमें दिखता है। प्लेन 1 के अंदर पेशेंट के जो आई बॉल्स होते हैं वो मूव करना कंटिन्यूअसली चालू हो जाते हैं, और जो रेस्पिरेशन है वो रेगुलर रहता है, वो अच्छे तरीके से रहता है। इसी के साथ साथ प्लेन 1 के अंदर ब्लड प्रेशर और जो पल्स रेट होते हैं वो भी अच्छे तरीके से नॉर्मल रहते हैं। जैसे ही पेशेंट प्लेन 2 के अंदर पहुंचता है, इस प्लेन के अंदर पेशेंट के जो कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस होते हैं और जो लैरिंजियल रिफ्लेक्सेस होते हैं ये लॉस होना चालू हो जाते हैं। जैसे ही पेशेंट थर्ड प्लेन में पहुंचता है, वैसे ही पेशेंट के जो प्यूपिल के साइज है वो बड़े होना चालू होते हैं, यानी कि पेशेंट का जो प्यूपिल है वो डायलेट होना चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ पेशेंट के जो लाइट रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी पूरी तरह से कुछ टाइम के लिए लॉस्ट हो जाते हैं। पेशेंट जैसे ही प्लेन 4 में पहुंचते हैं, वैसे ही हमें पेशेंट के बॉडी के अंदर इंटरकोस्टल पैरालिसिस देखने मिलते हैं, यानी कि पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी और रिब केजेस के मसल होते हैं वो कुछ टाइम के लिए पैरालिसिस हो जाते हैं। इसी की वजह से हमें पेशेंट के बॉडी के अंदर काफी छोटे छोटे यानी कि शैलो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन देखने मिलते हैं। इसी के साथ साथ प्लेन 4 के अंदर पेशेंट का जो प्यूपिल है उसका साइज और बड़ा हो जाता है, यानी कि प्यूपिल और अच्छे तरीके से डायलेट हो जाता है। इसी स्टेज के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो पूरी तरह से लो हो जाता है, और इसी स्टेज के अंदर यानी इसी प्लेन के अंदर जो पेशेंट के बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप के सिक्रीशंस होते हैं वो भी कंप्लीटली अबॉलिश हो जाते हैं। Next is stage of respiratory paralysis. This stage is characterized by severe depression of vital medullary centers. Initially, the diaphragmatic contraction are irregular. Respiratory arrest also leads to vasomotor collapse. जैसे ही पेशेंट का थर्ड स्टेज खत्म होता है, वैसे ही पेशेंट फोर्थ स्टेज यानी कि स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के अंदर पहुंच जाता है। इस स्टेज के अंदर पेशेंट के जो वाइटल मेडुलरी सेंटर्स होते हैं ब्रेन के अंदर वो पूरी तरह से डिप्रेस हो जाते हैं, जिसके वजह से पेशेंट के बॉडी के अंदर हमें इरेगुलर डायफ्रैगमिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। इसी स्टेज के अंदर पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं, पूरी तरह से अरेस्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से पेशेंट का जो वैसोमोटर है वो भी कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। सो ये तो था स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया। होप आपको ये पूरा का पूरा जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा।